सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन, जहां हम रिवाइज करेंगे सर इंटरनल ऑडिट। इस रिवीजन में पूरी कोशिश रहेगी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस उनको हम अच्छे से रिवाइज करके चलें। आप ये बोर्ड नोट्स डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सो विदाउट मच अडू लेट्स बिगिन विद दिस रिवीजन। मेक श्योर आप वीडियो पे अपने अटेंडेंस जरूर लगा दे, वीडियो को लाइक करके, एंड यस डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। चलो सर, अब बात करते हैं इंटरनल ऑडिट की। कैसा चैप्टर है, बड़ा ही सिंपल और स्कोरिंग चैप्टर है। कम से कम आप मान के चल सकते हो 5 मार्क्स की वेटेज आपके एग्जाम में इसकी रहेगी। ठीक है सर, इंटरनल ऑडिट का अगर देसी मतलब आप मुझसे पूछो तो ये है इंटरनल कंट्रोल्स का ऑडिट। ओके सर, तो इसी चीज को इन्होंने डेफिनेशन के हिसाब से लिखा। क्या कहता है, ऑडिट यानी इंडिपेंडेंट अश्योरेंस किसके ऊपर, ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। रिस्क मैनेजमेंट मतलब रिस्क को मैनेज करने के लिए कंट्रोल्स लगाना। तो अगर कोई रिस्क है कि भाई हमारी जो परचेजेस है वो हायर प्राइसेस पे हो सकती है, तो हमने कंट्रोल लगाया कि इसके लिए प्रॉपर कोटेशंस लेनी चाहिए। ठीक है सर, सो इंडिपेंडेंट अश्योरेंस ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं सो दैट वी कैन इनहेंस द गवर्नेंस। गवर्नेंस यानी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एंटिटी एंड अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो ये आपने कहीं ना कहीं 3 बेसिक बातें समझ के चलनी है। जल्दी से रिवाइज कराओ। इंडिपेंडेंट अश्योरेंस किसके ऊपर, ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। इससे क्या होगा, इनहेंस द गवर्नेंस एंड अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप में सबसे पहले हम मॉनिटर करेंगे इंटरनल कंट्रोल। ये जितने भी नीली नीली बातें हैं ये सब एग्जांपल है। मॉनिटर द इंटरनल कंट्रोल, जैसे कि एक इंटरनल कंट्रोल है 3-वे मैच ऑफ द परचेज ऑर्डर, इनवॉइस और जीआरएन। ये हमको करना चाहिए जब भी हम अप्रूव करें वेंडर की पेमेंट। सो वेंडर की पेमेंट अप्रूव करने से पहले देखो जितनी क्वांटिटी का आपने परचेज किया था, जितनी इनवॉइस में है और जो गुड्स रिसीट हुई उसके हिसाब से आप पेमेंट कर रहे हो या नहीं। फिर कहता है एग्जामिन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन। जो हमारा ऑडिटर होता है वो तो सिर्फ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखता है। इंटरनल ऑडिटर कहता है मैं दोनों देखूंगा, फाइनेंशियल एज वेल एज ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन। तो यहां आता है इंटरनल ऑडिट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड्स, डिलीवरी रिकॉर्ड्स एंड सेल्स कमीशन। सेल्स रिकॉर्ड्स हो गए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डिलीवरी रिकॉर्ड्स हो गए ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन, सेल्स कमीशन हो गई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर आप ये तीनों चीजों को चेक कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा सेल्स एक्यूरेट है या नहीं। तो पहले सेल्स, उसके बाद उसकी डिलीवरी, डिलीवरी के बाद आपने कमीशन वगैरह पे कर दी। फिर ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन से निकालो अगला पॉइंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें हमने बात करी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रॉपर्ली मैनेज द इन्वेंट्री एंड हैंडलिंग सो दैट डैमेजेस वगैरह ना हो। देन रिव्यू द कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन, अगर कोई न्यू टैक्स लॉ वगैरह आता है तो उससे कंप्लाई करके चलो। अच्छा, यहां पे हमने क्या सीखा, क्या कंप्लाई करने का काम इंटरनल ऑडिटर का है? मैंने कहा नहीं, जो कंप्लायंस मैनेजमेंट कर रही है हम उसको रिव्यू करेंगे। सो ओनली द रिव्यू वर्क इज ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। फिर आता है सर रिस्क मैनेजमेंट, जो भी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है लाइक फ्यूचर्स, ऑप्शंस, उनकी रिस्क मैनेज करके चलो। एंड गवर्नेंस का मतलब है जो भी हमारे एथिक्स एंड वैल्यूज हैं, कहीं ना कहीं हर एंटिटी चाहती है हमारे अंदर प्रॉपर एथिक्स हो, वैल्यूज हो। तो देखो क्या हम एथिक्स और वैल्यूज के हिसाब से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं। तो आपने इन पॉइंट्स को ऐसे याद रखना है, जो भी इंटरनल ऑडिटर है वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरी गवर्नेंस, मेरी एंटिटी की गवर्नेंस हमेशा बेस्ट रहे। मेरी का मतलब है एम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ई फॉर एग्जामिनिंग द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन, आर फॉर रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, री फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस का मतलब है कि हम इस तरह से गवर्न करेंगे एंटिटी को कि जो भी काम हो एथिक्स के हिसाब से हो एंड विद द प्रॉपर सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, और एग्जांपल्स भी बड़े सिंपल है, पहले परचेज का एग्जांपल, फिर सेल्स का एग्जांपल, फिर इन्वेंट्री। लॉज में टैक्स का एग्जांपल ध्यान रखना, रिस्क ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। इसके बाद हमने अगला टॉपिक कवर किया था। सर अगला टॉपिक क्या है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट। एप्लीकेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो बोर्ड पे फोकस करना, ये चीज आपने इंटर में पढ़ी थी, सेम टू सेम फाइनल में एप्लीकेबल है। सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट रेड विद रूल 13, तो 138 का 13 उठा के रूल 13 हमने बना दिया। कोई भी चीज होती है वो जनरली किस पे एप्लीकेबल होती है, लिस्टेड कंपनीज पे एप्लीकेबल होती है। तो सबसे पहले आएंगे लिस्टेड कंपनी, फिर बात करेंगे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। 2 की टेबल याद रखना, 25, 25 टू 50, 50 टू 100, 100 टू 200। तो ये 4 लिमिट्स आपने ध्यान रखनी है। बट ये 4 लिमिट किसकी है सर? डीपीबीटी, बोलो मेरे साथ, डीपीबीटी। अभी किसको बेटी हुई है? दीपिका पाडुकोन को। तो ऐसे याद रखना, डीपी बेटी, डीपी को हुई बेटी। क्या 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 तरीका है सर ये। सो डी फॉर डिपॉजिट, पी फॉर पेड अप शेयर कैपिटल,
बी फॉर बोरोइंग्स एंड टी फॉर टर्नओवर। अब सर इसमें बस एक बात ध्यान रखना, जो डिपॉजिट्स और बोरोइंग है ये लिमिट तो आपने चेक करनी है एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, ये कहीं ना कहीं इस लिमिट को क्रॉस नहीं करने चाहिए, ठीक है सर। और स्पेशली फॉर बोरोइंग्स यहां हम कंसीडर करेंगे बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इट शुड बी एक्सीडिंग, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखा, यहां सिर्फ एक्सीडिंग का वर्ड है, ठीक है सर। और प्राइवेट कंपनी के लिए सिर्फ दो लिमिट याद रखनी है, 100 करोड़ 200 करोड़, बोरोइंग्स एक्सीडिंग 100 करोड़, बोरोइंग वही बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाली, और टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 200 करोड़। ये सब लिमिट्स कब देखनी है, करंट ईयर में या प्रीसीडिंग ईयर में? सर ऑब्वियस सी बात है प्रीसीडिंग ईयर की देखेंगे, तभी पता चलेगा करंट ईयर में इंटरनल ऑडिट की जरूरत है या नहीं। फिर जो एग्जांपल दे रखा है इसको काट देना, नॉट रेलिवेंट। यहां पे बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, जब ये रूल्स एप्लीकेबल हुए 1/4/14 को, तो जिस भी कंपनी पे इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल था उसको बोला गया था 6 महीने के अंदर अंदर अपॉइंट करना, दैट इज बाय 30th September 14। बट ये पुरानी बात है, इतनी एप्लीकेबल नहीं है। आज जो आईसीआई का एक एग्जांपल कवर कराता हूं, उससे और क्लैरिटी आएगी। जेकेटी प्राइवेट लिमिटेड की 40 लाख की पेड अप शेयर कैपिटल है, ठीक है सर। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या पेड अप शेयर कैपिटल देखते? नहीं सर, सिर्फ दो लिमिट देखते हैं, 100 करोड़ 200 करोड़, दैट इज द बोरोइंग्स एज वेल एज द टर्नओवर, ठीक है। फिर ये कहता है टर्नओवर हमें लास्ट 3 इयर्स की इन्होंने दे रखी है 49, 145, 260। आईसीआई कहते हैं जो लास्ट में दे रखा है ना, ये है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो क्या ये 200 करोड़ से ज्यादा हो गई? हाँ सर, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200 करोड़। बट कंपनी के पास इंटरनल ऑडिट सिस्टम नहीं है, तो और कहते हैं इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी भी नहीं है। कमेंट, सर कंपनी गलत कह रही है, मैनेजमेंट गलत कह रही है, क्योंकि यहां पे इनकी टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 200 करोड़ है, सो कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना चाहिए। अब सवाल आता है इंटरनल ऑडिट करेगा कौन? बोलो, कोई भी। कोई भी जिसको भी थोड़ा बहुत काम आता है इंटरनल ऑडिट का वो कर सकता है। कोई भी का क्या मतलब है? भले ही आप कोई इंडिविजुअल हो या कोई फर्म हो, इवन अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट हो तो भी आप इंटरनल ऑडिट कर सकते हो। सर स्टैट्यूटरी ऑडिट तो नहीं कर सकता बॉडी कॉर्पोरेट? मैंने कहा हाँ, जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो इंटरनल ऑडिट कर सकता है। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो कुछ भी चलेगा, कुछ भी मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इन प्रैक्टिस नॉट, और एनी अदर प्रोफेशनल एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बिकॉज इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है सर? लास्ट पॉइंट कहता है भले ही आप कंपनी के एम्प्लॉय हो या नहीं, अगेन फर्क नहीं पड़ता। अगेन इस चीज को लेके फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बेसिक सबको क्लियर है? हाँ सर। इसी के ऊपर आ जाओ, दो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराता हूं, मजा आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है आफ्टर एन अमेजिंग करियर इन द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस फॉर अबाउट 25 ईयर्स, 25 साल का एक्सपीरियंस है ऑडिट और अकाउंट सर्विस का। किसको? प्रतीक बेटा को। तो जो प्रतीक है वो पोस्ट ग्रेजुएट है इन लॉ, इसने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली गवर्नमेंट सर्विस से। कहता है बहुत चाय पी ली, अब हम थोड़ा कॉफी पियेंगे। तो इसको बनाया गया चीफ इंटरनल ऑडिटर। किसका? एक कंपनी का। तो एक लिस्टेड कंपनी चाहती है कि वो उसको चीफ इंटरनल ऑडिटर रखे, हेड ऑडिटर रखे। कैन ही बी अपॉइंटेड एज अ इंटरनल ऑडिटर? सो आपने सबसे पहले सेक्शन 138 लिखना है, बोलना है कोई भी बन सकता है, either a chartered accountant or cost accountant, in practice not, or any other professional as may be decided by the board to do the internal audit. So it can be any professional जिसके पास भी experience है, जो भी competent है, तो he can become a chief internal auditor. तो ये देख के घबरा मत जाना लॉ की डिग्री के साथ कैसे कर रहा है, अरे भाई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है सर। फिर हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में क्या था सर? इस क्वेश्चन में इंटरनल ऑडिटर को रखा गया था ताकि वो देख सके कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। इसके स्कोप में डाला गया कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। तो क्या कंप्लाई करना इसका काम है? मैंने कहा नहीं, कंप्लाई करना इसका काम नहीं है, इसका काम है रिव्यूइंग द कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन। तो आप बोलोगे ही विल नेवर अज्यूम एनी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। सिर्फ ये ऑडिट करेगा कंप्लायंस, ये कंप्लायंस को मैनेज नहीं कर सकता। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। फिर इसके बाद हमने अगला टॉपिक कवर किया था क्रिटिकल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो मुझे बताओ क्रिटिकल एक्टिविटीज में क्या होता है? सर बड़ा सिंपल गेम होता है, इधर देखो, बड़ा सिंपल गेम होता है। सबसे पहले तो हम पीरियोडिकली अपना स्कोप सेट करते हैं। स्कोप का मतलब है कि इस पीरियड में, इस क्वार्टर में मुझे ये काम करने हैं, ठीक है सर। फिर जो भी आपने स्कोप सेट किया उसको असाइनमेंट में बांट दो, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3। फिर उन असाइनमेंट का काम करेगा कौन? आप लोग करोगे। तो मैंने असाइनमेंट करने के लिए सिलेक्ट किया माही को, विजय लक्ष्मी को, क्रुशित को, राहुल को। हमने कहीं ना कहीं लोग इकट्ठे करे।
फिर मैंने देखा यार असाइनमेंट में से एक असाइनमेंट ऐसा है जिसमें मुझे थोड़ी ऑटोमेशन करनी है, मुझे परचेज के प्रोसेस को ऑटोमेट करना है। तो इन सबको तो ऑटोमेशन आती ही नहीं, ये तो सीए वाले हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उसके लिए एक्सपर्ट की हेल्प ली, मैंने टेक्निकल सॉल्यूशंस की हेल्प की। और जब मेरे सारे असाइनमेंट पूरे हो गए, इसके बारे में मैंने की स्टेक होल्डर्स को बताया। की स्टेक होल्डर्स यानी जो भी एंटिटी के बड़े लोग हैं, सीईओ, सीएफओ, ऑडिट कमेटी, इन सबको मैं बता के चलूंगा। तो यही आपने एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करो। क्रिटिकल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, हम प्लान करते हैं। जैसे आप लोग रोज अपनी स्टडीज के लिए प्लान करते हो, ये भी प्लान करते हैं। अपना स्कोप डिसाइड करते हैं कि हमें क्या क्या काम करना है और किस तरह से करना है, मेथोडोलॉजी। सो प्लान, स्कोप एंड मेथोडोलॉजी ऑन पीरियोडिक बेसिस, दैट इज क्वार्टरली बेसिस। अब जो भी स्कोप है उसको असाइनमेंट वाइज बांट लो, A1, A2, A3, A4। अब आप मॉनिटर करो अपने ऑडिट असाइनमेंट्स। अब असाइनमेंट कैसे करने हैं, बड़ा सिंपल है। प्लान, एग्जीक्यूट, जो जो गड़बड़े मिली हैं उनको रिपोर्ट करो और कहीं ना कहीं उनको क्लोज भी करवा के चलना, जो जो आपने ऑब्जर्वेशंस निकाली हैं। ठीक है सर। अब ये असाइनमेंट करेगा कौन, जो भी लोग हैं आपके पास, ठीक है। और इन लोगों को पहले से प्लान करना है कि ये लोग हमको चाहिए। सो प्लान, एक्वायर, इंगेज, काम पे लगाओ। रिव्यू द परफॉर्मेंस, अगर लगता है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, देन गिव ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टाफ, टैलेंट एंड अदर रिसोर्सेज। तो फ्लो में चलना, प्लान, एक्वायर, एक्वायर के बाद इंगेज, काम पे लगाओ। रिव्यू द परफॉर्मेंस, अगर अच्छी नहीं है तो गैन गिव द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, किसकी, ऑफ द स्टाफ, टैलेंट एंड अदर रिसोर्सेज। सिंपल है, सिंपल है सर। जो काम इनको नहीं आता उसके लिए क्या लेंगे, एक्सपर्ट। एक्सपर्ट को भी आइडेंटिफाई करो, सोर्स करो, इंगेज करो, मैनेज करो। एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स एंड टेक्निकल सॉल्यूशंस। क्लियर है, क्लियर है सर। जैसे ही आपका सारा काम हो जाए, कम्युनिकेट विद ऑल द की स्टेक होल्डर्स अबाउट द प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये आपने 5 स्टेप्स ध्यान रख के चलने हैं। इसी की शॉर्ट समरी मैंने यहाँ पे दे रखी है, फटाफट आ जाओ रिवीजन के अंदर। रिवीजन, इंटरनल ऑडिट फंक्शन, प्लान, स्कोप एंड मेथोडोलॉजी। स्कोप से निकले ऑडिट असाइनमेंट्स, इनको भी क्या करना है, प्लान, एग्जीक्यूट, रिपोर्ट एंड करेक्ट द ऑब्जर्वेशंस। करेगा कौन, मैंने कहा स्टाफ, टैलेंट और रिसोर्सेज। प्लान, ए फॉर एक्वायर करो, इंगेज करो। आर से क्या था, इनकी परफॉर्मेंस रिव्यू करो और फिर इनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दो। भाई जितना फ्लो में चलोगे उतना मजा आएगा। फिर एक्सपर्ट्स एंड टेक्निकल सॉल्यूशंस को भी क्या किया, प्लान किया, एक्वायर किया, इंगेज किया, मैनेज किया। आहा, देखो मेन मेन कीवर्ड्स ध्यान रखना, इसके आगे बस आपने बस वर्ब्स लगाते हुए चलने हैं। ओके सर। एंड लास्ट में जब सारा काम हो गया, कम्युनिकेट विद द की स्टेक होल्डर, क्या प्रोग्रेस है एंड अचीवमेंट। इसमें बस एक ही लाइन ध्यान रखना, डेवलप एंड मेंटेन क्वालिटी इवैल्यूएशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। इसको बस रीड करके चलो कि भाई हमें देखना है हमने काम क्वालिटी से किया और अगर जरूरत है तो इंप्रूव करेंगे आगे जाके। क्या ये पूरा टॉपिक क्लियर है? हाँ सर। 5 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्लीज इसको अच्छे से करके चलें। डन 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 सर। अब आता है अगला टॉपिक। यही टॉपिक आईसीए ने डायरेक्टली पूछा था आरटीपी नवंबर 24 में। सर ये टॉपिक क्या कहता है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग फंक्शन एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। पानी के 2-2 घूंट लगाओ एंड चैट बॉक्स में रेडी। चलो अगेन बोर्ड पे फोकस करना, मजा आएगा। सर हमें इंटरनल ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, किसको ध्यान में रखते हुए, अकाउंटिंग फंक्शन और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। तो सबसे पहले बताओ इंटरनल ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सर मेंटेन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब इसको रिलेट करो हेडिंग से। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे मेंटेन करेंगे, बाय एग्जामिनिंग, अकाउंटिंग से निकला अकाउंटिंग प्रोसीजर। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में क्या होता है सर, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में होते हैं कैश इनफ्लोज, आउटफ्लोज और एसेट्स। सो रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट्स प्लस सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, ये सब तीनों चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। सो अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट्स एंड सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स। ठीक है, ठीक है सर। अब एक बात बताओ, जब मैं अकाउंटिंग फंक्शंस के कंट्रोल्स को टेस्ट कर रहा था, थोड़ी देर में खाली बैठ गया तो मेरा मैनेजर मेरे को क्या बोलता है, सर मेरा मैनेजर मेरे को बोलता है तू इतनी देर से खाली बैठा है, जरा एक अकाउंटिंग एंट्री पास कर दे। तो क्या खाली बैठा इंटरनल ऑडिटर अकाउंटिंग एंट्री पास कर सकता है? नहीं सर, सावधान रहना।
अगर आपने अकाउंटिंग एंट्री पास कर दी तो इंडिपेंडेंस लूज हो जाएगी. सो ऑपरेट independently of the accounting staff. Don't involve yourself in the executive function so that you can maintain the objectivity. तो सर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी वाह. मैंने कहा क्या करें? मैंने कहा दूर खड़े होके चुपचाप देखते रहो. दूर खड़े होके चुपचाप देखते रहो अकाउंटिंग प्रोसेसेस में चल क्या रहा है. ऑब्जर्व द फैक्ट्स एंड सिचुएशंस एंड ब्रिंग देम टू द नोटिस ऑफ अथॉरिटी. तो जो भी ऑडिट कमेटी है फिर उनको बताना क्या क्या दिक्कतें हैं अकाउंटिंग प्रोसेसेस में. ठीक है सर. फिर सर किसी के दूर किसी के पास. दूर खड़े होके तो हमने सब देख लिया, पर किसके पास रहना है? मैंने कहा आपको मैनेजमेंट के पास रहना है. यू नीड टू स्टे क्लोज टू द मैनेजमेंट. सर मैनेजमेंट के पास क्या करना है? मैंने कहा क्लोजली रहना मैनेजमेंट के साथ एंड कीप योर नॉलेज अप टू डेट कि भाई मैनेजमेंट ने क्या प्रोसेस इंप्लीमेंट कर रखे हैं, उन प्रोसेस में कोई चेंजेस तो नहीं है. ये सब बेसिक बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए. एंड आखिरी में ध्यान रहे, कंक्लूड करो, एट ऑल टाइम्स यू शुड बी इंडिपेंडेंट. आपने कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट रहना है. तो यही आपने 6 बातें ध्यान रखनी है. लास्ट बार एक बार फटाफट मेरे को रिवाइज कराओ ना. सर बुक से रिवाइज करते हैं, आ जाओ. आओ भाई आओ आओ. सबसे पहले कहता है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडिक्वेट सिस्टम. ओह माय गॉड, एडिक्वेट, अरे एडिक्वेट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल बाय एग्जामिनिंग द अकाउंटिंग फंक्शन से निकला अकाउंटिंग प्रोसीजर. फिर उसके बाद आपने बोला था सर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में क्या होते हैं? इनफ्लोज और आउटफ्लोज, रिसीट्स एंड पेमेंट्स, या बोल तो रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट. फिर फाइनेंशियल रिकॉर्ड में आती है बैलेंस शीट. बैलेंस शीट यानी सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स. ठीक है सर. फिर ये सब करते करते अकाउंटिंग एंट्री पास मत करना. बी इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टाफ. डोंट डाइवेस्ट फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें इन्वेस्टेड रहो, डाइवेस्टेड नहीं. रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा निभाओ. तीसरी चीज, डोंट डू एनी एग्जीक्यूटिव फंक्शन. तो क्या करें? किसी के दूर किसी के पास. दूर यानी दूर खड़े होकर ऑब्जर्व करो. फैक्ट्स एंड सिचुएशन ब्रिंग देम टू द नोटिस ऑफ अथॉरिटी. जो बातें उनको पहले कभी पता नहीं थी. ठीक है सर. फिर एसोसिएट क्लोजली विद द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के पास रहो और अपनी नॉलेज अप टू डेट रखो अबाउट द बिजनेस एंड एट ऑल टाइम्स एंजॉय द इंडिपेंडेंट स्टेटस. तो इसी टॉपिक के ऊपर आपको सीधा सीधा प्यारा प्यारा न्यारा न्यारा क्वेश्चन मिल जाएगा. मैंने कहा कौन सा? यू विल गेट क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ोगे तो आपको सीधा लास्ट लाइन पढ़ के समझ आ जाएगा. What are the responsibility of Rishi the internal auditor with respect to accounting function and financial records? तो यही आपने 5-6 बातें यहां पे लिख के चलनी है. जल्दी एग्जाम में देखने को मिल सकता है. क्या यहां तक पूरी गेम क्लियर है? Come on everyone. डन 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 सर. अब सर इसके बाद हमने एक छोटा सा टॉपिक कवर किया. Everyone please look at the board. अप्रोच टू डेवलप द इंटरनल ऑडिट प्लान. तो जब भी आप इंटरनल ऑडिट प्लान बनाओगे तो देखना आपने सारे बिजनेस प्रोसेसेस कवर कर लिए, सारी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल एक्टिविटीज कवर कर ली. सारी एक्टिविटीज यानी परचेज, सेल्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फाइनेंस, सारा का सारा प्रोसेस और एक्टिविटीज कवर करके चलना विद इन अ डिफाइंड टाइम साइकिल कि इस क्वार्टर में मैं सारा काम निपटा लूंगा. फिर जब आप प्लान बनाओगे तो आपने क्या क्या कंसीडर करना है. एप्रोप्रिएट कंसीडरेशन मतलब क्या क्या कंसीडर करोगे? सर हम कंसीडर करेंगे प्लान में सब कवर हो जाए. कवर हो जाए यानी कवरेज ऑफ ऑल ऑडिटेबल एरियाज. वी फॉर वैल्यू, कहीं ना कहीं आप क्या वैल्यू क्रिएट करोगे? सर हम अच्छे कंट्रोल्स बना के रिस्क को मिटिगेट करेंगे. फिर ये वैल्यू क्रिएट करने के लिए क्या लगेगी? एफर्ट लगेंगे, स्टाफ लगेगा, टाइम लगेगा. और आखिरी में कंट्रोल किसके लिए बनाए जा रहे हैं? रिस्क के लिए. तो रिस्क ऑफ द प्रोसेस एंड रिस्क एपिटाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हम कितनी रिस्क हजम करके चल सकते हैं. तो ये 5 कीवर्ड्स आपने ध्यान रखने हैं. कवरेज, वैल्यू, वैल्यू के लिए एफर्ट एंड एफर्ट के बाद रिस्क एंड रिस्क एपिटाइट. तो आपने सब कुछ कवर करके चलना है. सर इसका भी क्वेश्चन दिखा दो. मैंने कहा देखो क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर स्टडी मटेरियल. What approach will you follow to prepare the plan? तो मैंने कहा था प्लान में सब कुछ कवर होना चाहिए. सब कुछ का मतलब है ऑल द बिजनेस प्रोसेस, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज इन अ टाइमली मैनर. एंड आपने सारी की सारी चीजें कवर करके चलनी है. डन 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 सर. अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे. स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क. इसमें क्या क्या आएगा? मैंने कहा इसमें कुछ भी नहीं है, एग्जाम्पल का खेल है. सबसे पहला कहता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स को देखेंगे. ये तो सबसे मेन काम है. तो कहता है वी विल सी द डिजाइन एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल. क्या इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव और एफिशिएंट है या नहीं. उसके लिए आप देखो कि किस तरह से वो रिस्क को मिटिगेट कर रहे हैं. हाउ दे आर मिनिमाइजिंग द रिस्क बाय सजेस्टिंग द कंट्रोल्स टू रिड्यूस द इनहेरेंट रिस्क. पहला कंट्रोल हमने कौन सा सीखा था? अभी जो हमने स्टार्टिंग में भी बात करी, 3-वे मैच. 3-वे मैच यानी पीओ, इनवॉइस, जीआरएन. कंपनी क्या करती है? परचेज ऑर्डर डालती है 100 क्वांटिटी का.
सप्लायर देता है इनवॉइस 100 क्वांटिटी का, बट एक्चुअल में गुड्स कितनी रिसीव हुई, 80 क्वांटिटी। तो मान लो अगर कंपनी ने जीआरएन नहीं किया, गुड्स रिसीट नोट प्रिपेयर नहीं किया, इसको पता ही नहीं असली में माल कितना रिसीव हुआ है, तो सर क्या होगा, मैंने कहा इस चक्कर में होगा 100 क्वांटिटी के इनवॉइस पे, 100 क्वांटिटी के इनवॉइस पे जहां एक्चुअल में 80 क्वांटिटी रिसीव हुई है, आप पूरा पेमेंट कर दोगे। तो पूरा पेमेंट कर दोगे यानी यहां पे देयर इज अ ओवर इनवॉइसिंग, ज्यादा क्वांटिटी की इनवॉइसिंग है, इसी वजह से पेमेंट थोड़ी ज्यादा हो जाएगी एंड देयर इज अ अंडर रिसीट ऑफ गुड्स। तो ये आपने एक छोटी सी बात ध्यान रख के चलनी है। यही सेम टू सेम बात यहां लिखी है, रिव्यू ऑफ 3-way मैचिंग ऑफ द आईसी इन्वॉल्व्स पीओ, जीआरएन एंड इनवॉइस टू इंश्योर ऑल द ऑर्डर्ड क्वांटिटी इज रिसीव्ड एंड इनवॉइस्ड। अगर ये इंटरनल कंट्रोल तमीज से काम नहीं करेगा, इनवॉइसिंग ज्यादा क्वांटिटी की होगी, पेमेंट ज्यादा क्वांटिटी की होगी और रिसीव कम क्वांटिटी होगी। ये बेसिक बात बस समझ के चलना। फिर हमने सीखा जो कंट्रोल हैं इनको आप ऑपरेटिंग फंक्शन के अंदर ही घुसा दो, यहां से क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगी। हमने इसका एग्जाम्पल भी सीखा। सर एग्जाम्पल में क्या है कि अगर आपको कस्टमर्स की क्रेडिट लिमिट सेट करनी है तो दो ऑप्शन है, या तो आप सेपरेट क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाओ, इसका खर्चा ज्यादा आएगा, या फिर आप क्या करो, जो आपके सेल्स और अकाउंटिंग के आईटी सिस्टम है उसी के अंदर कंट्रोल्स को इनबिल्ट कर दो कि जो कस्टमर की पास हिस्ट्री है, डिटेल्स है, उसको ध्यान में रखते हुए वो क्रेडिट लिमिट बना दे। इससे क्या होगा सर, अगर सिस्टम के अंदर ही ये कंट्रोल्स होंगे क्रेडिट लिमिट सेट करने वाले, पैसा बचेगा एंड इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव। यही सेम टू सेम चीज यहां पे दे रखी है, सेपरेट क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट इज नॉट जस्टिफाइड अगर आपका ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द क्रेडिट रिस्क एंड मिनिमाइज द डेट रिकवरी पीरियड। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा ज्यादा लगता है, इससे बेटर है आप कंट्रोल्स को इनबिल्ट करो इन द अकाउंटिंग एंड सेल सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर। एंड आखिरी में हमने सीखे लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट बेनिफिट होता है कि कई बार हमको देखना पड़ता है कि क्योंकि कॉस्ट ज्यादा लग रही है, बेनिफिट इतना नहीं है, तो हम कंट्रोल्स नहीं लगाते। ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, कॉल्यूजन हो सकता है, अब्यूज बाय प्रोसेस ओनर। कॉल्यूजन का एग्जांपल बताओ सर। कॉल्यूजन का एग्जांपल बड़ा सिंपल है, हमने एक बंदे को अपॉइंट किया फॉर ऑथोराइजिंग द पेमेंट, दूसरे को अपॉइंट किया फॉर मेकिंग द पेमेंट। अगर ये तीनों मिलके, तीनों कौन, रिलेटेड पार्टी, पेमेंट मेकर, पेमेंट ऑथोराइजर, अगर ये तीनों मिल जाएं तो सर अनऑथोराइज पेमेंट्स हो सकती हैं, गलत पेमेंट्स हो सकते हैं टू रिलेटेड पार्टी। सो देयर इज अ रिस्क ऑफ कॉल्यूजन। यहां कहीं ना कहीं कॉल्यूजन की रिस्क बन जाती है। ठीक है, तो आपने इन एग्जांपल्स का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बस इनको रीड भी करके चलोगे तो काम चल जाएगा। फिर हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स कवर करे, इनको आ जाओ फटाफट रीड करते हैं। कस्टोडियनशिप एंड सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स। अगर आपको देखना है एसेट सेफगार्डेड है कि नहीं, तो देखो क्या वो एग्जिस्ट करते हैं। देयर शुड बी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, परचेज करने वाला अलग, कस्टडी रखने वाला अलग, अकाउंटिंग करने वाला अलग। सब एसेट्स की अकाउंटिंग होनी चाहिए, तो जो भी अकाउंटेड है वो एग्जिस्ट करे, जो एग्जिस्ट करता है वो अकाउंट करे। वाह सर। एंड आखिरी में देखने कंट्रोल सिस्टम्स फॉर इंटेंजिबल एसेट, प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द क्रेडिट कंट्रोल फॉर कस्टमर्स। अब इंटेंजिबल एसेट और क्रेडिट कंट्रोल का क्या लेना देना है मुझे भी नहीं पता, बट यहाँ पे पॉइंट दे रखा है तो हमको ऐसे ही कवर करके चलना है। फिर अगले दो पॉइंट्स भी आ जाओ, फटाफट रीड करते हैं। पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोसीजर, रेगुलेशन, सब एक ही बातें होती हैं। इनमें देखो कोई कमियां तो नहीं है, अगर है तो बताओ कैसे ठीक कर सकते हैं। देन सी द रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये किस पे डिपेंड करेगी, इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे, कि क्या इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, रिलायबल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देन आपने देखनी है रिपोर्टिंग बाय एक्सेप्शन। रिपोर्टिंग बाय एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शन रिपोर्ट्स बताएंगी कहां से, कौन कौन से ऐसे केसेस थे जहां पे इंटरनल कंट्रोल्स ने वर्क नहीं किया। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी परचेज हुई है जिनमें परचेज ऑर्डर नहीं था, तो वो सब ये रिपोर्ट करके चलेगी। तो ये आपने अगेन ध्यान में रख के चलना है। तो ये जो पहले 4 पॉइंट्स हैं इनको तो एक बार बस अच्छे से रीड करके चलना, दैट शुड बी इनफ। फिर आता है सर आईसीआई का फेवरेट टॉपिक, रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। मैंने बोला रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आपके दिमाग में कौन सी फोटो आई, फटाफट बताओ। सर हमारे दिमाग में आया मैरिको का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। हमारे दिमाग में आया मैरिको का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो आ जाओ इस प्यारे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के साथ ही हम पूरा का पूरा टॉपिक कवर करते हैं। दिस इज योर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। इत्मीनान से पूरा टॉपिक समझना, मजा आ जाएगा। सबसे पहले आपने देखना ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझना है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैसे वर्क करता है, जैसे कि मान लो कंपनी है मैरिको, अब इसका जो हेड ऑफिस है उसमें एक फाइनेंस की टीम बैठती है जिसका हेड है सीएफओ। अब फाइनेंस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं, जैसे सेल्स कमर्शियल, परचेज कमर्शियल, अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिट, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, इन्वेस्टर रिलेशन, ये सब आते हैं। तो ये क्या है, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, सेल्स एक्टिविटी, परचेज एक्टिविटी, अकाउंटिंग एक्टिविटी, इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटीज ग्रुप्ड है। ठीक है, ठीक है सर।
अब एक बात बताओ, ये हेड ऑफिस का परचेज मैनेजर है, ऐसे ही कोई ब्रांच का भी परचेज मैनेजर होगा, तो क्या इनकी ड्यूटीज ओवरलैप करनी चाहिए? मैंने कहा कोई ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। अब जो परचेज का हेड है उसके नीचे कितने लोग होने चाहिए? सर लिमिटेड लोग होने चाहिए ताकि ये उनको अच्छे से कंट्रोल कर सके। सो देयर शुड बी लिमिटेड सबऑर्डिनेट्स अंडर अ सुपीरियर। इसको क्या कहते हैं? स्पैन ऑफ कंट्रोल। द स्पैन ऑफ कंट्रोल अंडर एवरी सुपीरियर शुड बी रीजनेबल। अच्छा, एक बंदा कितने लोगों को रिपोर्ट करेगा? एक ही बंदे को रिपोर्ट करेगा। अगर ज्यादा को रिपोर्ट करेगा तो कंफ्यूजन होगी। ठीक है सर। अब बात करते हैं जूनियर की। सीनियर की बात हो गई कि सीनियर के अंडर लिमिटेड जूनियर। अब जब जूनियर को आपने 2 ड्यूटीज दी तो क्या ये कंफ्यूज हो सकता है? हां सर। जब भी डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कंफ्यूज हो सकता है, ड्यूटी 1 पहले करूं या ड्यूटी 2। तो आप इसको बता देना प्राइमरी ड्यूटी क्या है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिस पे ये बेचारा फोकस कर पाए, जिस पे कहीं ना कहीं बेचारा फोकस कर पाए। तो यही 5 बातें आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। दूसरी चीज मैंने क्या सिखाई? ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तीसरी चीज ओवरलैप नहीं होना चाहिए। चौथी चीज स्पैन ऑफ कंट्रोल शुड बी रीजनेबल। एंड पांचवी चीज, जहां भी डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइमरी 1 शुड बी स्पेसिफाइड। अब आपको मजा आ जाएगा। देखो क्या कहता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। सबसे पहले देखो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कि जो भी स्ट्रक्चर है सिंपल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, किसी भी फंक्शन को अनड्यू डोमिनेंस ना मिले, सब एक ही लेवल पे हो। फिर देखो किस मैनर में एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड फॉर मैनेजेरियल कंट्रोल, सेल्स, परचेज एक्सेट्रा। ठीक है सर। तीसरी चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर्स एट द हेडक्वार्टर यानी हेड ऑफिस should not overlap with the chief executive of the operating unit. Very good. अगला पॉइंट क्या था सर? सीनियर के नीचे कितने जूनियर, यानी there should be reasonableness of the span of control, number of subordinate that the executive control, plus unity of command, एक जूनियर एक ही सीनियर को रिपोर्ट करे। एंड आखिरी में when dual responsibilities can't be avoided, primary 1 should be specified. ठीक है बॉस? ठीक है सर। एंड लास्ट में एक पॉइंट रीड करके चलना, आज का जूनियर कल का सीनियर बनेगा। सो देयर शुड बी प्रोसेस ऑफ मैनेजरियल डेवलपमेंट। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? क्लियर है सर। अब इसी टॉपिक के ऊपर आईसीएआई ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है आपके क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ नहीं है, आपको बोला गया है इंटरनल ऑडिटर मेक्स अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, इस पे इलेबोरेट करो। तो हो सकता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना के ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो जाए। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चले थे, रिव्यू ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिव्यू ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में मेरे को नहीं लगता कुछ भी खास मसाला है, मेन गेम है यहाँ पे। अच्छा, मैंने बोला यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपने क्या सुना सर? हमने सुना वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस का मतलब है स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल। राइट सर। तो सबसे पहले देखो, स्टैंडर्ड वेरिएंस एनालिसिस करने के लिए स्टैंडर्ड है यानी स्टैंडर्ड्स आर एस्टेब्लिश फॉर एफिशिएंट यूसेज ऑफ रिसोर्सेज। अगर स्टैंडर्ड है तो क्या देखो वो डिटेल्ड है। डिटेल्ड यानी डिटेल्ड इनफ टू बी आइडेंटिफाइड विद ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर देखो ये स्टैंडर्ड कैसे बने हैं, मेथड ऑफ एस्टेब्लिशिंग द स्टैंडर्ड, क्या अजम्पशन उन्होंने लगाई। सो स्टैंडर्ड है, डिटेल्ड में है, फिर देखो कैसे बने, और आखिरी में देखो वेरिएंस। व्हेनेवर देयर इज अ वाइड डाइवर्जेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस यू नीड टू कंसीडर द रीजंस। लास्ट टाइम स्टैंडर्ड है, डिटेल्ड है, मेथड देखो, एंड आखिरी में वेरिएंस। व्हेनेवर देयर इज अ वाइड डाइवर्जेंस कंसीडर द रीजंस। ठीक है बॉस? ठीक है सर। अब अगर आप अपने बुक में देखोगे यही 4 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। फिर यहां पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, एग्जांपल में कुछ भी नहीं है। जहां भी रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन है उस चीज को ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर चेक कर सकता है। लेट्स से मशीन्स कम यूटिलाइज हो रही हैं, स्टोरेज स्पेस कम यूटिलाइज हो रही है, कैश और बैंक बैलेंस ज्यादा बैठा है जिस वजह से रिटर्न्स नहीं आ रहे, मैन पावर खाली पड़ी है। ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो ऑन द स्टाफिंग बाय पेइंग स्पेशल अटेंशन टू द नॉन प्रोडक्टिव वर्क। सर नॉन प्रोडक्टिव वर्क कैसे पता चलेगा? इसके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन चेक करो। तो अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छी चाय बना रहा है तो क्या इसका मतलब ये अंडर यूटिलाइजेशन है? यस सर, इट इज अंडर यूटिलाइजेशन, इट इज अ नॉन प्रोडक्टिव वर्क। भले ही चाय अच्छी बना रहा हो बट इसका काम नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। इसी के ऊपर हमने किया क्वेश्चन नंबर 6A। सारे बच्चे जल्दी से बताओ क्वेश्चन 6A में क्या चल रहा था? सर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रही थी, पूरी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रही थी। ह्यूज हॉल दे रखा है फॉर जिम फैसिलिटी टू द एम्प्लॉइज, बट एम्प्लॉइज आलसी हैं। क्योंकि एम्प्लॉइज आलसी है तो वो सिर्फ हफ्ते में 2 दिन आते हैं और जिम वेस्ट पड़ा रहता है। फिर कहते हैं कई सारा पैसा बैंक अकाउंट में खराब हो रहा है, इनको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है बट वो रिटर्न ले ही नहीं रहे। फिर इनके साथ इन्होंने क्या कर रखा है, एक हॉल दे रखा है रेंट पे फॉर द पर्पस ऑफ सिटिंग कम वेटिंग लाउंज फॉर द कस्टमर, बट वो हॉल यूज ही नहीं हो रहा।
Besides, every day there is a downtime of 1 hour during the working hour of the computer and other machine. Again, machines की अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है. तो ये सब क्या हो रहा है सर? देयर इज अ इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो इंटरनल ऑडिटर इस सबको कवर करना चाहता है, इस पर रिपोर्ट करना चाहता है, बट जो मैनेजर है कंपनी का वो कहता है इन सब का इंटरनल ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है. तो आप बोलोगे रिव्यू ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट. फिर आपने 4 पॉइंट्स लिखने हैं. क्या 4 पॉइंट्स थे? स्टैंडर्ड्स हैं. देयर आर प्रॉपर स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. फिर स्टैंडर्ड्स डिटेल में है, वेदर दे आर डिटेल इनफ टू बी आइडेंटिफाइड विद स्पेसिफिक ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर देखो किस तरह से बनाए गए हैं, अजम्पशंस क्या ली, एंड आखिरी में जहां भी वाइड डाइवर्जेंस है रीजन शुड बी कंसिडर. फैक्ट्स लिखने के बाद आपने बोलना है ओपिनियन ऑफ द मैनेजर इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. ठीक है दोस्तों, ठीक है सर. फिर आखिरी में गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर, दे शुड बी प्रॉपर्ली स्टेटेड. कहीं ना कहीं आपके प्लान्स में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन कर लो. पानी के 2-2 घूंट लगाओ और मुझे बताओ यहां तक क्या सारे टॉपिक्स क्लियर हैं? यस एवरीवन. क्लियर है सर. अब इसके बाद हमने अगला टॉपिक पढ़ा, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस. देखो इंटरनल ऑडिटर क्या कर रहा है? अश्योरेंस दे रहा है, कहीं ना कहीं इंटरनल कंट्रोल्स पे ओपिनियन दे रहा है. क्या वो अपना अच्छा ओपिनियन दे पाएगा? क्या वो अच्छे से चीजें कर पाएगा अगर वो बायस्ड होगा? नहीं सर. अगर वो झूठा आदमी होगा तो क्या वो सही बात बोल पाएगा? नहीं सर. अगर वो खुद भी एग्जीक्यूशन कर रहा होगा तो क्या अपनी करी हुई एक्टिविटीज पे वो सही ओपिनियन दे पाएगा? नहीं सर. तो कहीं ना कहीं इसका इंडिपेंडेंट रहना भी बहुत जरूरी है. तो बेसिक बेसिक पॉइंट ध्यान के रखना. ये चीजें हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ते हैं प्रोफेशनल एथिक्स. यहां पे आपको एक बेसिक ओवरव्यू लेके चलना है कि जो इंटरनल ऑडिटर है इसके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए. इंटीग्रिटी यानी सच्चा अच्छा इंसान होना चाहिए, ऑनेस्ट एंड ट्रुथफुल होना चाहिए. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है जो इसका डिसीजन है इसी का होना चाहिए. देयर शुड बी नो बायसनेस इन द कंक्लूजन एंड ओपिनियन. ये किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके काम ना करे. कल को ऐसा ना हो सीएफओ इसको धमका रहा है, तूने अगर फाइनेंस के कंट्रोल में कमियां निकाली तो मैं तेरे को कंपनी से निकाल दूंगा, तू इधर कमियां निकाल, मैं तेरे को कंपनी से निकालूंगा. तो अगर सीएफओ इस तरह से इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा तो क्या ये बेचारा तमीज से काम कर पाएगा? नहीं. सो देयर शुड बी नो बायसनेस, नो अनड्यू इन्फ्लुएंस. प्लस जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस की तो इंडिपेंडेंस दोनों में होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ द माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन द अपीयरेंस. अब सर एक बात बताओ, ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस कैसे आएंगी? मैंने कहा एक बात समझना, अगर सीईओ, सीएफओ, सीओओ और चीफ इंटरनल ऑडिटर सब सेम लेवल पे आ जाए तो सर इसको ना कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा, कोई इसको हाथ भी नहीं लगा पाएगा. तो यही बात यहां पे ध्यान रखना, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है दैट शुड बी प्रिपेयर्ड इन सच अ वे कि जो की पर्सोनल है, की पर्सोनल यानी सीईओ, सीएफओ, सीओ, सिमिलरली पोजीशन होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ऑफ द चीफ इंटरनल ऑडिटर की. अब सर एक बात बताओ, ये रिपोर्ट किसको करेगा? तो मैंने कहा बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी, ये तो नॉन एग्जीक्यूटिव लोग हैं, या फिर जो एमडी, सीईओ है और सीएफओ है. तो मैंने कहा अगर आप चाहते हो इसकी रिपोर्टिंग में बायसनेस ना हो तो इसको नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों को रिपोर्ट करना चाहिए कि भाई एग्जीक्यूशन में क्या क्या गड़बड़े चल रही है. सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग जो होती है, जो नाम की रिपोर्टिंग होती है, वो ये कर सकता है एमडी को, सीईओ को, सीएफओ को. बट जो एक्चुअल फंक्शनल रिपोर्टिंग है दैट शुड बी डन टू द नॉन एग्जीक्यूटिव पीपल लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिट कमिटी. इसके ऊपर हमने कौन सा क्वेश्चन किया सर? इसके ऊपर आपने करवाया था क्वेश्चन नंबर 6B. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं फटाफट 2 मिनट लेके एक बार इस क्वेश्चन को रिव्यू करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं. ठीक है, डन विद द रीडिंग एवरीवन? यस सर. आ जाओ क्विकली गो थ्रू करते हैं. ये कह रहा है मिस्टर ए को बनाया चिया, चिया बोले तो चीफ इंटरनल ऑडिटर. ठीक है सर. टू लीड द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, और एचआर हेड को बोला है सुनो ना, इसका रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बताओ क्या होना चाहिए ताकि अपना काम ऑब्जेक्टिवली कर पाए. तो आपने कुछ नहीं करना, बोलना है मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है और आप देखोगे सूटेबल ऑप्शन क्या बनता है. प्लस आपने 2 तरह की रिपोर्टिंग कंसीडर करनी है. कौन कौन सी रिपोर्टिंग होती है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग, फंक्शनल रिपोर्टिंग. मुझे बताओ असली वाली रिपोर्टिंग कौन सी होती है? सर असली वाली होती है फंक्शनल रिपोर्टिंग, जिसमें आप एक्चुअली सही लोगों को रिपोर्ट कर रहे हो. एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग ऑन पेपर होती है कि ऑन पेपर आप किसको रिपोर्ट करके चल रहे हो. पॉसिबल ऑप्शन क्या है? मैंने कहा चारों बदमाश, 5 बदमाश, ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमिटी, सीईओ, सीएफओ और एमडी. ठीक है सर. फिर कुछ नहीं करना,
सबसे पहले सेक्शन 138 का रेफरेंस देना, थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है, सो दैट यू कैन स्कोर 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स। सबसे पहले बताओ इस पर सेक्शन 138 किसी को भी इंटरनल ऑडिटर बना सकते हैं, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और नॉट, ठीक है, और एनी अदर प्रोफेशनल एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू डू द इंटरनल ऑडिट ऑफ द कंपनी। फिर आपने डेफिनेशन लिखनी है, इंटरनल ऑडिट मतलब इंटरनल कंट्रोल्स का ऑडिट, ऑडिट यानी इंडिपेंडेंट अश्योरेंस ऑन इंटरनल कंट्रोल यानी इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, दोनों साथ साथ चलेंगे। इससे क्या होगा, गवर्नेंस अच्छी होगी, फंक्शनिंग अच्छी होगी एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव। फिर आपने बोलना है इंडिपेंडेंस वाला गाना गाना है। सर इंडिपेंडेंस वाला गाना है, इंडिपेंडेंस ऑफ द माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ द अपीयरेंस। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, इंडिपेंडेंस ऑफ द माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ द अपीयरेंस। ठीक है सर। फिर उसके बाद क्या बोलना है, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस होना चाहिए। फिर आप उसके बाद मेन आंसर पे आ जाओ। मेन आंसर यानी ही शुड रिपोर्ट टू द ऑडिट कमिटी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एडमिनिस्ट्रेटिवली चाहे तो सीईओ एमडी को रिपोर्ट करके चल सकता है। तो जो ये आपको प्यारा प्यारा चार्ट बना के दिया है, इसी को बस आपने इंग्लिश में लिखना है। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। लास्ट टॉपिक ऑफ द पार्ट 1 ऑफ द रिवीजन। लास्ट टॉपिक क्या था, बोर्ड पे फोकस करो। क्वालिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर। क्वालिटीज में क्या क्या था सर? अच्छी अच्छी बातें जो एक इंटरनल ऑडिटर में होनी चाहिए। सबसे पहले इसका काम क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवेल्युएट करना। कौन से वाले? फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग। भाई हम सीए हैं तो हम इस पे बायस्ड रहते हैं, हम बोलेंगे फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग कंट्रोल, क्योंकि इसको फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग कंट्रोल चेक करने हैं तो इसके अंदर कौन सी एक्सपर्टीज होनी चाहिए? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की एक्सपर्टीज। वेरी गुड। अच्छा, क्या सिर्फ ये फाइनेंशियल चीजें देखता है या नॉन फाइनेंशियल भी देखता है? शिवम सर, मैंने कहा बोलो हाँ सर। आपने कहा था ये सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, ये ऑपरेटिंग भी देखता है, यानी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी। तो वापस इधर आओ, तो आप बोलोगे हम इवेल्युएट करेंगे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, नॉन मॉनेटरी कंट्रोल। इसके लिए हमारे पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड कमर्शियल प्रैक्टिसेस। क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, किस तरह से सेल्स होती है, परचेजेस होती है, इन्वेंट्री मैनेज होती है, ये सब भी पता होना चाहिए। प्लस आपको इंटर वाले सब्जेक्ट्स की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इंटर के सब्जेक्ट्स क्या थे? अकाउंटिंग, जिसको बोलते हैं कॉमर्स, लॉ, टैक्सेशन। ग्रुप 2 किससे स्टार्ट होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, ईडीपी। ईडीपी यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, यानी टेक आईटी की भी नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। फिर आपको पता होनी चाहिए क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स हैं। सर क्यों? क्योंकि आपको बड़े बड़े असाइनमेंट मैनेज करने हैं, तो बड़े असाइनमेंट मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स आने चाहिए। यू शुड नो द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल, बिकॉज उनसे आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है फॉर डूइंग द इंटरनल ऑडिट। एंड आखिरी में जो भी आप अपनी अश्योरेंस देते हो मैनेजमेंट को आपने अश्योरेंस देनी है कि भाई जो भी तुम मुझे डेटा बताओगे मैं उसको कॉन्फिडेंशियल रखूंगा। तो आई होप सारे पॉइंट्स की अंडरस्टैंडिंग है। अब इसका फ्लो ध्यान रखना, सबसे पहले बेसिक के साथ स्टार्ट करना। इसका काम है टू इवेल्युएट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, या बोल दो मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स। इसके लिए क्या चाहिए? अकाउंट्स एंड फाइनेंस की एक्सपर्टीज। सिर्फ फाइनेंस से काम नहीं चलेगा, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी इवेल्युएट करनी है। इसके लिए आना चाहिए टीसीपी, टेक्नोलॉजी कमर्शियल प्रैक्टिसेस। एक बार और, टेक्नोलॉजी एंड कमर्शियल प्रैक्टिसेस। इसके बाद हमने क्या किया? मैंने कहा इसके बाद हमने बात करी इंटर की। इंटर में क्या क्या होते हैं? कॉमर्स, लॉ, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग और ईडीपी। जब आपने इंटर की नॉलेज ले ली तो क्या लिख देंगे? एमटीपी। एमटीपी का मतलब मॉक टेस्ट पेपर नहीं है, एमटीपी का मतलब है मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल। अब जब आपने एमटीपी लिखा तो क्या एमटीपी के क्वेश्चन अपने दोस्तों को बताओगे? नहीं सर, उनको भी तो फील लेने दो एमटीपी में क्या क्वेश्चन आए हैं। सो कीप द मैटर्स कॉन्फिडेंशियल, कीप द मैटर्स कॉन्फिडेंशियल। तो ये एकदम फन के तड़के के साथ आप 6 के 6 पॉइंट्स याद रख सकते हो। इस पे भी 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज इग्नोर मत करना, ठीक है। तो यहां आपका पूरा का पूरा पार्ट 1 ऑफ द रिवीजन गेट्स कंप्लीटेड। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। अब आ जाओ मेरे साथ, अगला टॉपिक कवर करते हैं सर। इसका नाम है परफॉर्मिंग द इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट। तो परफॉर्मिंग द इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट बहुत आसान टॉपिक है। सबसे पहले आपने क्या करना है? बिजनेस की नॉलेज लेना है। तो जैसे आप स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या करते हो सर? बिजनेस की नॉलेज लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, क्या प्रोसेसेस है, क्या कंट्रोल्स हैं। सो वैसे ही आपने यहाँ पे भी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अब अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करो? मैंने कहा मीटिंग कर लो। यू कैन डू द मीटिंग विद द की स्टेक होल्डर्स लाइक सीनियर मैनेजमेंट, सीएफओ, सीईओ। इन सब के साथ आप मीटिंग वगैरह करके चल सकते हो, सब कुछ समझ सकते हो। अब ये लोग क्या करेंगे? ये आपको पढ़ने के लिए देंगे। मैंने कहा क्या पढ़ने के लिए देंगे? एसओपीज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जो इनके प्रोसेसेस होते हैं, उनको आप रीड थ्रू करके चल सकते हो ताकि आपको पता चले इनके क्या कंट्रोल्स हैं। सो अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड द बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। अब ये सब जब आपने समझ लिया, इसके बाद क्या करेंगे, मैंने कहा इसके बाद हम इनका आईटी सिस्टम समझेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली जो भी मुझे इंटरनल ऑडिट करना है उसके लिए सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट्स लगेंगी, तो मुझे इनका आईटी सिस्टम समझना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम है, कौन सा ईआरपी सिस्टम है। सो अंडरस्टैंड द आईटी लैंडस्केप, ईआरपी सिस्टम और एमआईएस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी एमआईएस की रिपोर्ट्स होती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स होते हैं, वो सब आप देख के चलोगे। तो 3 चीजें क्या करनी है सर, कंडक्ट द मीटिंग, अंडरस्टैंड द बिजनेस डॉक्यूमेंट, उसके बाद आईटी लैंडस्केप, ईआरपी सिस्टम। इससे हमें नॉलेज मिलेगी अबाउट द बिजनेस। जब आपने नॉलेज इकट्ठी कर ली, इसके बाद आप प्लानिंग कर सकते हो। अब प्लानिंग के लिए पूरा का पूरा फ्लो ध्यान रखना। सबसे पहले आपको अपना स्कोप पता होना चाहिए। स्कोप का मतलब है कौन से एरियाज आपने कवर करने हैं, ठीक है, कि भाई मुझे कहीं ना कहीं सेल्स के प्रोसेसेस देखने हैं, मुझे अकाउंटिंग के प्रोसेसेस देखने हैं, मुझे कैश और बैंक देखना है। व्हाट आर द एरियाज टू बी चेक्ड, ये स्कोप ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको अप्रूव करके देंगे, ठीक है सर। फिर इवेल्युएट करो इनके रिस्क और कंट्रोल एनवायरनमेंट, क्या रिस्क और कंट्रोल है, उसके हिसाब से आपने अपना पूरा प्लान बना के चलना है। सो प्लान बनाता कौन है, प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर एंड अप्रूव्ड बाय चिया। सर ये चिया कौन है, चीफ इंटरनल ऑडिटर। सो मैनेजर बनाएगा, चीफ इंटरनल ऑडिटर इसको अप्रूव करेगा। अब जब आपका प्लान रेडी हो गया तो इसके बारे में की मैनेजरियल पर्संस को बताओ। इसके लिए आप इंट्रोडक्टरी मीटिंग कर सकते हो, जहां पे आप उनको ये भी बता दो कि हमको कौन से सिस्टम्स का एक्सेस चाहिए जहां से हम डेटा निकालेंगे। तो फ्लो में चलना, सबसे पहले स्कोप अप्रूव्ड बाय ऑडिट कमेटी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर आपने इवेल्युएट करने रिस्क और कंट्रोल, उसके हिसाब से क्या बनाया, प्लान। प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजर अप्रूव्ड बाय चिया। दिस प्लान कैन बी शेयर्ड विद द की मैनेजरियल पर्सन, जब जिसके लिए आप मीटिंग करो और उसमें ये भी बता देना क्या क्या सिस्टम्स की एक्सेस चाहिए। अब जब सिस्टम्स की एक्सेस मिल गई, फिर क्या करेंगे, उसमें से डेटा निकालेंगे, गैदर द इंफॉर्मेशन। सो प्लान एंड इंटीमेट इन एडवांस की क्या क्या इंफॉर्मेशन नीडेड है, और इंफॉर्मेशन को आप डायरेक्टली सोर्स में से निकालो, सिस्टम में से निकालो। फिर जो ऑडिट चेक्स है वो वही है जो आप ऑडिट में करते हो, एनालिटिकल प्रोसीजर, सैम्पलिंग, एविडेंस, फिर इन सब चीजों की डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में कुछ नहीं करना, आपने सबसे पहले एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनानी है, जिसके अंदर सबसे पहले आएगा आपने क्या स्कोप कवर किया। स्कोप यानी एरियाज, कुछ एरियाज को डिटेल में कवर किया, कुछ को एक्सक्लूड किया, वो बता देना। स्कोप के साथ साथ बताना क्या पीरियड कवर किया है, ठीक है। मान लो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर आपने हाफ ईयर कवर किया है, या फिर अप्रैल मई जून यानी Q1 कवर किया है, वो पीरियड बताओ। फिर बताओ क्या इश्यूज मिले और उन इश्यूज पे आपकी क्या रिकमेंडेशंस है। अच्छा, रिकमेंडेशन पे एक्शन कौन लेगा, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक्शन प्लान एग्रीड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टाइमलाइन। फिर मैनेजमेंट का एक्शन का आपने स्टेटस देखना है, और स्टेटस वगैरह के बाद फाइनल रिपोर्ट देनी है किसको, एसी यानी ऑडिट कमेटी। तो ये आपके कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, परफॉर्मिंग द इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट। तो एक बार आ जाओ बुक से रिवाइज करते हैं, रिवीजन के अंदर रिवीजन। सबसे पहले ऑब्टेन द नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। अब जो मैंने फोटोज दिखाई थी वो याद आएंगी। सबसे पहले क्या हुई थी, मीटिंग विद द की स्टेक होल्डर्स टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड टॉप मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन। फिर हमने पढ़े बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, एसओपीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेट्रा। प्लस हमने समझा आईटी लैंडस्केप क्या है, ईआरपी सिस्टम्स क्या है, एमआईएस क्या है। तो ये सबसे हमको नॉलेज मिल गई। फिर ऑडिट प्लानिंग के लिए फ्लो में चलना, सबसे पहले ऑडिट स्कोप अप्रूव्ड बाय ऑडिट कमेटी एंड बोर्ड, देन प्लान आफ्टर इवेल्युएटिंग द रिस्क एंड चेक्स टू असेस द कंट्रोल एनवायरनमेंट टू मिटिगेट द रिस्क। तो आपने कंट्रोल और रिस्क को समझा, फिर प्लान बनाया। अब प्लान बनाता कौन था सर, थर्ड पॉइंट मैनेजर, अप्रूव करेगा हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, या आप बोल दो चिया, चीफ इंटरनल ऑडिटर। अब जब प्लान रेडी है तो इसको शेयर कर दो ना भाई, अपने पास क्यों रख के बैठे हो, शेयर विद द की मैनेजरियल पर्सन। एंड इसके लिए मीटिंग कर लेना बिफोर द स्टार्ट ऑफ ऑडिट, और बता देना क्या क्या सिस्टम एक्सेस चाहिए इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। अब इंफॉर्मेशन निकाल लो, obtain the required information directly from source, ताकि ये करेक्ट हो, इंटीग्रिटी हो इसमें। एंड इसके लिए आप एडवांस में इंटीमेट करके चलना। फिर परफॉर्मिंग द ऑडिट चेक्स, कुछ नहीं है, ऑडिट वाली चीजें, एनालिटिकल प्रोसीजर, सैम्पलिंग, एविडेंस, रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इनको एक बार आप गो थ्रू करो। एनालिटिकल प्रोसीजर्स में हम देखेंगे क्या ट्रेंड चल रहा है, कहीं ट्रेंड से कोई वेरिएशंस तो नहीं, आउटलियर्स तो नहीं। फिर इसके लिए आप एनालिटिकल टूल्स यूज कर सकते हो। सैम्पलिंग में सैंपल निकालो या फिर डिटेल टेस्टिंग करो एज पर द प्लान। एविडेंस को कलेक्ट करो, स्टोर करो, उसको भी डॉक्यूमेंट वगैरह करो कि क्या इश्यूज मिले, कहां कहां पे कंट्रोल्स में गैप्स हैं। इंटरिम रिपोर्ट्स आप दे सकते हो आफ्टर द रिव्यू ऑफ वर्क एंड डॉक्यूमेंट द वर्क पेपर। रिपोर्टिंग वाला पार्ट मैंने आपको पूरा बता ही दिया। ड्राफ्ट रिपोर्ट बनेगी जिसमें आएगा स्कोप, स्कोप में कुछ कवर डिटेल में किया, कुछ एक्सक्लूड किया। फिर बताओ कितना पीरियड कवर किया, क्या इश्यूज थे, इश्यूज पे दी रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन पे एक्शन, एक्शन के बाद स्टेटस ऑफ एक्शन एंड फाइनल रिपोर्ट। क्या यहां तक पूरा पॉइंट क्लियर है? हाँ, इन स्टेप्स को एक बार गो थ्रू करके चलना और नथिंग एल्स टू बी डन। फिर आते सर 2 स्टेजेस रिपोर्टिंग।
2 स्टेजेस में शुभम सर ने क्या सिखाया था सर? 2 स्टेज में रिपोर्टिंग होती है, असाइनमेंट वाइज रिपोर्टिंग, पीरियोडिक रिपोर्टिंग। मुझे बताओ, जब मैं असाइनमेंट वाइज रिपोर्टिंग करूंगा तो आप बताओगे आपने क्या चेक किया। आपने अगर इनके पेरोल के फंक्शन चेक करे तो पेरोल के फंक्शन पे फोकस करो, रेवेन्यू का एरिया चेक किया तो रेवेन्यू पे फोकस करो। सो आप कवर करोगे द स्पेसिफिक एरिया और फंक्शन दैट यू हैव टेस्टेड। अब जो आपने टेस्ट किया उसमें से क्या क्या निकल के आया, यानी द की ऑब्जर्वेशंस एंड फाइंडिंग्स, वो बताओ। तो आपने बताना क्या टेस्ट किया, कैसे टेस्ट किया, मैनर ऑफ टेस्टिंग, और उसके बाद क्या क्या ऑब्जर्वेशंस और फाइंडिंग्स निकल के आए, ये आपने बताना है। ये आप किसको दोगे सर? वी विल गिव इट टू द ऑडिटी यानी ऑडिट कमेटी को, जिसके लिए हमने रिपोर्ट प्रिपेयर की है। प्लस जो लोकल मैनेजमेंट है, लोकल मैनेजमेंट यानी जो उस एरिया को देख रही है, यानी मान लो रेवेन्यू को एरिया को देखने वाला कोई मैनेजर अलग है, इन्वेंट्री को देखने वाला मैनेजर अलग है, तो जो इन्वेंट्री की मैनेजमेंट है उसको तो देंगी, साथ साथ ऑडिट कमेटी को भी इशू करके चलेंगे। तो एंड ऑफ द असाइनमेंट में कुछ नहीं बताना, आपने बताना है क्या कवर किया, कैसे कवर किया, और उसमें से क्या क्या ऑब्जर्वेशंस और फाइंडिंग्स निकली। गिव इट टू द ऑडिटी विद अ कॉपी टू द लोकल मैनेजमेंट। ओके सर। फिर आती है पीरियोडिक रिपोर्टिंग। दिस इज जनरली डन ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। मान लो अप्रैल, मई, जून 25। ये क्या कवर करेगी सर? ये पूरी एंटिटी कवर करेगी, कोई पर्टिकुलर एरिया कवर नहीं करेगी, क्योंकि उस पीरियड में आपने कई सारे एरियाज कवर करे होंगे। सो द एंटिटी एंड द प्लान पीरियड। सिंपल पॉइंट ध्यान रखना, प्रिपेयर्ड बाय चिया और एंगेजमेंट पार्टनर बोल दो, एंड सबमिटेड टू द ऑडिट कमेटी। ठीक है, ठीक है सर। फिर इसके बाद सर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये हमने ऑलरेडी कवर किया, वापस रिवाइज करा रहा हूं, बस थोड़ा डिटेल में जाएंगे। स्कोप, पीरियड, एग्जीक्यूटिव समरी, समरी ऑफ क्रिटिकल फाइंडिंग्स। सर बहुत समरी हो गई, अब थोड़ा डिटेल में चलो। सो डिटेल मतलब डिटेल्ड ऑडिट फाइंडिंग्स, जिसमें आप बताओगे बिजनेस इंपैक्ट क्या है, इसका रूट कॉज क्या है, फाइंडिंग को आप क्या रेटिंग देना चाहोगे, क्या ये बहुत क्रिटिकल है, बहुत दिक्कत वाली चीज है, हाई रेटिंग, थोड़ी कम दिक्कत वाली है, मीडियम रेटिंग, बिल्कुल ही नालायक इशू है, इस पे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना, लो रेटिंग। फिर उसके बाद जो आपकी फाइंडिंग्स है, इश्यूज है, इस पे आप दोगे रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन पे एक्शन, एक्शन के बाद टाइमलाइन फॉर एक्शन। तो जो ऊपर पॉइंट्स बताए थे वही के वही हैं, बस थोड़ा इश्यूज को मैंने डिटेल में बताया। वापस एक बार देख लो, एग्जीक्यूटिव समरी, समरी ऑफ क्रिटिकल फाइंडिंग्स, फिर डिटेल में जाओ, डिटेल्ड ऑडिट फाइंडिंग्स की बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना, अगर ये लोग रेवेन्यू रियलाइज नहीं कर पा रहे, इफ दे आर नॉट रियलाइजिंग द रेवेन्यू फ्रॉम द कस्टमर, तो बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आएगा सर? प्रॉफिटेबिलिटी नीचे जाएगी। इसका रूट कॉज क्या है, क्यों ये रियलाइज नहीं कर पा रहे रेवेन्यू? क्योंकि ये कस्टमर्स को रिमाइंड नहीं कर रहे, कस्टमर्स को टाइम पे रिमाइंड नहीं दे रहे। ठीक है सर। अब अगर इनको लगता है कि रेवेन्यू में बहुत लॉसेस हो रहे हैं, तो इट विल बी अ हाई रेटिंग। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ऑडिट फाइंडिंग में बिजनेस इंपैक्ट बताओ, रूट कॉज बताओ, रेटिंग दो। जब इतना टाइम पास कर लिया, देन कम टू द रिकमेंडेशन पार्ट। रिकमेंडेशन पे मैनेजमेंट एक्शन लेगा, फिर टाइमलाइन फॉर एक्शन। ठीक है बॉस, ठीक है सर। अब सर अगर हमारे पास रिपोर्टिंग का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या लिखने की जरूरत है? एक बार आ जाओ क्वेश्चन बैंक पे। कम टू क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कहता है ऑडिट कमिटी रिक्वेस्टेड मिस्टर ए, हु इज अ इंटरनल ऑडिटर, टू प्रिपेयर अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ देयर फाइंडिंग्स एंड एरियाज जहां इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड है। व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट? तो पहले आपने स्टेज वाइज रिपोर्टिंग के बारे में लिखना है कि असाइनमेंट वाइज रिपोर्टिंग, पीरियोडिक बेसिस रिपोर्टिंग। ठीक है सर। फिर जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ये आ जाएंगे। लास्ट बार आ जाओ, रिवाइज करें। स्कोप, पीरियड, एग्जीक्यूटिव समरी, समरी के बाद एक और पॉइंट था समरी वाला, समरी ऑफ क्रिटिकल फाइंडिंग्स, समरी ऑफ क्रिटिकल फाइंडिंग्स। फिर डिटेल में ऑडिट फाइंडिंग्स बताओ, इसमें क्या बताते हैं सर? उनको बताना तो पड़ेगा ना, बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आएगा, इसका रूट कॉज क्या है। फिर आपने रेटिंग देनी है, रेटिंग के बाद रिकमेंडेशन और रिस्पॉन्सेज फॉर एक्शन। डील डन? डन सर। इसके बाद हम चले अगले क्वेश्चन पे, अगले टॉपिक पे, जिसका नाम था फॉलो अप। अब मुझे बताओ फॉलो अप किसके लिए करना है? बोलो भाई, बोलो बोलो, सारे बच्चे बोलो। हम यहां पे फॉलो अप किसके लिए करें? सर आपने जो रिकमेंडेशन दी थी ना, मैनेजमेंट ने कहा था हम उस पे एक्शन लेंगे, तो चेक करो एक्शन लिया या नहीं लिया। तो सबसे पहले आप बोलो मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है एक्शन के लिए। चिया कौन है? चिया इज द चीफ इंटरनल ऑडिटर। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मॉनिटर द क्लोजर ऑफ पाई। पाई बोले तो प्रायर ऑडिट इश्यूज। ऐसा लग रहा है कोई चाइनीज आंसर चल रहा है, चिया पाई हुई। तो यहां पे सर चिया इज रिस्पॉन्सिबल टू मॉनिटर द क्लोजर ऑफ पाई। पाई बोले तो प्रायर ऑडिट इश्यूज। अब यहां पे बस आपने देखना है कि क्या मैनेजमेंट ने आपकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करी है या नहीं। सो रिव्यू द फॉलो अप एक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट ने एक्शन नहीं लिया, मैनेजमेंट को बोलो
एक्शन क्यों नहीं लिया? ड्रॉ द मैनेजमेंट अटेंशन एंड एसरटेन द रीजन. इफ दे हैड एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन, अच्छी मैनेजमेंट, प्यारी मैनेजमेंट, क्यूट मैनेजमेंट. सो अगर ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करती है, इनिशिएट करती है एक्शन, तो देखो कितना एक्शन ले चुके हैं, मैनर एंड एक्सटेंट ऑफ इंप्लीमेंटेशन. और अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं है तो वो आपने रिपोर्ट करके चलना है. तो बड़ा ही प्यारा पॉइंट है, सारे बच्चे इधर फोकस करें. देखो क्या कहता है, फॉलो. Management is responsible to implement action plans. chia is responsible to monitor the closure of PI, prior audit issue. आपने रिव्यू करना है फॉलो अप एक्शन ऑफ मैनेजमेंट. अगर एक्शन नहीं लिया, मैनेजमेंट का अटेंशन ड्रॉ करो और पूछो रीजन क्या है. अगर रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करके एक्शन किया तो देखो कितना एक्शन किया, मैनर एंड एक्सटेंट ऑफ इंप्लीमेंटेशन, एंड रिपोर्ट द रिकमेंडेशंस नॉट इंप्लीमेंटेड. क्लियर है बॉस? क्लियर है सर. फिर इसी से रिलेटेड एक टॉपिक आ जाता है एक्शन टेकन रिपोर्ट. इसमें कुछ नहीं करना, आपने बताने पिछली बार आपने क्या इश्यूज बताए थे, रेफरेंस टू द प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट इश्यूज. उन इश्यूज पे आपने इनके साथ क्या एक्शन एग्री किया था, इंप्लीमेंटेशन एक्शन एग्रीड बाय द मैनेजमेंट. उस एक्शन का क्या स्टेटस है. सर स्टेटस का क्या मतलब है? स्टेटस का मतलब है मैनेजमेंट ने वो एक्शन इंप्लीमेंट किया या नहीं किया. अगर नहीं किया तो बताओ उसकी वजह से क्या रिस्क है फॉर नॉन इंप्लीमेंटेशन, एंड कौन सी ऐसी फाइंडिंग्स है विच हैव नॉट बीन इंप्लीमेंटेड फॉर लॉन्ग टाइम. तो एकदम फ्लो में चलना, मजा आएगा. रेफरेंस टू द प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट फॉर इश्यूज, उन इश्यूज पे मैनेजमेंट का क्या इंप्लीमेंटेशन एक्शन था, उस एक्शन का क्या स्टेटस है, अगर इंप्लीमेंटेड नहीं है तो उसकी वजह से क्या रेजिडुअल रिस्क है, और कौन से एक्शन है जिनको काफी टाइम से इंप्लीमेंट नहीं किया. अब सर इस पे दो क्वेश्चंस करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है. देखो क्या कहता है. XYZ Limited has appointed Mr. A to conduct the internal audit of new financial year. Audit committee requested Mr. A to present the analysis of the implementation of recommendation of the previous audit report. क्या मैं बोलूं फॉलो अप एक्शन की बात हो रही है? हाँ सर. और बोल रहे कौन से एरियाज हैं जहां पे इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है. सो व्हाट शुड बी द स्टेप्स दैट शुड बी फॉलोड बाय द इंटरनल ऑडिटर. तो सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बुक पे आओ. क्या ये जो पॉइंट था, कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा सर. लास्ट पॉइंट ऑफ एक्शन टेकन रिपोर्ट, एनी क्रिटिकल फाइंडिंग दैट रिक्वायर इमीडिएट एक्शन. ये वाला पॉइंट कहां आता है सर? ये एक्शन टेकन रिपोर्ट में आता है, एनी क्रिटिकल फाइंडिंग विच रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन. तो आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, जब वो बोलता है क्रिटिकल एरियाज विच नीड इमीडिएट अटेंशन, यहां पे आपने उसकी तो बात करनी है फॉलो अप की, साथ साथ आपने एक्शन टेकन रिपोर्ट के भी 4-5 पॉइंट्स कवर करके चलने हैं. तो सबसे पहले आप बोलो मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंप्लीमेंट द एक्शंस. ठीक है सर. दूसरी बात, चिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द क्लोजर ऑफ प्रायर ऑडिट इश्यूज. इसके लिए वो क्या करती है, मॉनिटर करने के लिए फॉर्मल मॉनिटरिंग प्रोसेस करती है, विच इज प्री एग्रीड विद द मैनेजमेंट एंड TCWG. ठीक है सर. एक्शन टेकन रिपोर्ट आई होप सबको क्लियर है. सबसे पहले इश्यूज की तरफ ध्यान ले जाएंगे. उन इश्यूज पे क्या एक्शन मैनेजमेंट ने एग्री किया था, उस एक्शन का क्या स्टेटस है, इंप्लीमेंटेड नॉट इंप्लीमेंटेड. जो अनइंप्लीमेंटेड एक्शंस हैं उनकी रेजिडुअल रिस्क बताओ, और बताओ कब कौन से ऐसे एक्शन है विच आर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से अनइंप्लीमेंटेड. ठीक है. ठीक है सर. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 RTP May 24 का क्वेश्चन है. ये क्या कहता है सर? ये कहता है CA संजना recently joined as a chief internal auditor. Her subordinate staff brings to the knowledge that many prior audit issues highlighted in previous internal audit report are still open. अभी भी पुराने कई सारे इश्यूज पेंडिंग है. तो बेचारी की क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो जल्दी से बताओ क्या पॉइंट आएगा सर? फॉलो अप एक्शन. जो मैनेजमेंट ने एक्शन एग्री किया था वो अभी तक नहीं लिया है, इसलिए इश्यूज अभी भी ओपन है. तो जो मैंने आपको चार्ट बनाया वैसे ही चलना. अगेन आ जाओ, देखो सारे पॉइंट्स दिखाता हूं. सबसे पहले मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंप्लीमेंट द एक्शन. चिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मॉनिटर द क्लोजर ऑफ प्रायर ऑडिट इशू, जिसके लिए वो फॉर्मल मॉनिटरिंग प्रोसेस करता है. अब सर इसके लिए वो क्या करेगा, एक्शन टेकन रिपोर्ट बना देगा. अब एक्शन टेकन रिपोर्ट के बाद जो आपको चार्ट बनाया था ना, वो चार्ट ध्यान रखना. रिव्यू द फॉलो अप एक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. अगर एक्शन नहीं लिया तो मैनेजमेंट का अटेंशन ड्रॉ करो और उनसे रीजन समझो. अगर उन्होंने रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की थी और इनिशिएट किया था एक्शन, तो बताओ उन्होंने क्या क्या इंप्लीमेंटेशन अब तक कर ली है, और अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं करी तो उसको भी आप रिपोर्ट करके चलोगे. सो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड क्लोजर ऑफ प्रायर ऑडिट इश्यूज, तो मैं बोलूंगा सेफ्टी के लिए ये वाली बात और ये वाली बात दोनों चीजें आपने कहीं ना कहीं करके चलनी है. क्लियर है? क्लियर है सर.
अब इसके बाद हमने कौन से टॉपिक्स करे थे सर? इसके बाद आई थिंक हमारे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हो गए हैं। एक ही छोटा टॉपिक है, की एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। एक इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या की एलिमेंट्स आते हैं? स्कोप, ऑब्जेक्टिव, अप्रोच। हमने जो इंटरनल ऑडिट किया एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट किया। फिर उसके बाद सर क्या आता है? सर इसके बाद आते हैं नेचर ऑफ अश्योरेंस। क्या नेचर ऑफ अश्योरेंस आप इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट से देना चाहते हो? फिर उसके बाद सर क्या आता है? क्या क्या की ऑब्जर्वेशंस आपने निकाली, उन की ऑब्जर्वेशन पे मैनेजमेंट क्या करेक्टिव एक्शन लेगी। सर आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स एकदम फ्लो में कैसे याद है? मैंने कहा मुझे सिया और सोआ की कहानी पता है। सर इसमें क्या हुआ था? सोआ ने सिया की नेचर में, वाओ, सोआ ने सिया की नेचर में, सोआ कोई होगा, सिया भी कोई होगी, इसने इसकी नेचर में कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली और सिया ने क्या किया? अच्छे अच्छे बच्चे की तरह करेक्टिव एक्शन लिया। तो सोआ का मतलब है स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड अप्रोच। सिया का मतलब है स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट। नेचर का मतलब है नेचर ऑफ अश्योरेंस, कि क्या कंट्रोल्स अच्छे हैं या खराब हैं। की ऑब्जर्वेशन, क्या क्या गड़बड़े मिली और उस पे मैनेजमेंट क्या क्या करेक्टिव एक्शन लेगी। तो यहां आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। एंड मुबारक हो, ये क्वेश्चन आईसीआई ने एग्जाम में पूछा मई 2025 में। ठीक है सर। अब डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं। जो भी आपकी ड्राफ्ट और फाइनल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है उसको डॉक्यूमेंट कर लो। फिर आपने जो जो ऑब्जर्वेशंस निकाली उनको भी डॉक्यूमेंट करके चलो। मैनेजमेंट के क्या एक्शन प्लान है उन पे साइन ले लो मैनेजमेंट का, उसको भी आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बना लो। फॉलोअप वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। अब आ जाओ रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर। इस रिलेशनशिप को एक बार बस रीड करके चलना, इसमें कुछ खास मसाला नहीं है। ये बस इतना बोलता है कि जो भी स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव है इंटरनल ऑडिट का वो डिपेंड करेगा एंटिटी पे, कि एंटिटी कितनी बड़ी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है सर। इंटरनल ऑडिटर करता क्या है? इंटरनल कंट्रोल अकाउंटिंग सिस्टम को चेक करता है, साथ ही साथ ये सिर्फ फाइनेंशियल नहीं ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन भी देख के चलता है। सर इसका काम एक्सटर्नल ऑडिटर जैसा ही है, काफी ज्यादा ओवरलैपिंग है। एक्सटर्नल ऑडिटर भी इंटरनल कंट्रोल देखता है, ये भी इंटरनल कंट्रोल देखता है, तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल ऑडिटर इसका काम यूज वगैरह करने का सोच सकता है। फिर कहता है ऑडिट कमेटी इंटरनल ऑडिटर के साथ कंसल्ट करके स्कोप वगैरह डिसाइड करती है। हमारा काम है उसका स्कोप और इफेक्टिवनेस चेक करना। अगर ये इफेक्टिव होगा तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम होगी। अब इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है लोग कितने क्वालिफाइड है, इनके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, कितने लोग हैं ये। फिर उसके बाद इसकी इंडिपेंडेंस देखना भी जरूरी है। अगर इंडिपेंडेंट रहेगा तो ये अपना काम इफेक्टिवली कर पाएगा। तो अगर ये बंदा इफेक्टिवली अपना काम कर रहा है सो उसका इंपैक्ट देखेंगे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर, यानी टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर यानी टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आपने बस इतना बोलना है इंटरनल ऑडिटर का काम चेक करना जरूरी है सो दैट यू कैन डिजाइन योर टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो इसको रीड करके चलना जस्ट फॉर सेफ्टी। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट। हो सकता है इस पे 4 से 5 नंबर का सवाल आ जाए, तो बड़ा सिंपल है। आपने इसमें बस ये 4-5 पॉइंट्स अच्छे से कवर करके चलने हैं कि इनके बीच में डिफरेंस है यूजर का, और यूजर ही इनको अपॉइंट करता है। तो यूजर और अपॉइंटमेंट का मतलब है यू फॉर यूजर ऑफ द रिपोर्ट। इसकी रिपोर्ट यूज करते हैं इंटरनल ऑडिट की टॉप मैनेजमेंट और स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर का जो रिपोर्ट होती है वो कौन देखते हैं? सारे स्टेक होल्डर्स देखते हैं, यानी शेयर होल्डर्स, लैंडर्स, गवर्नमेंट, एवरीवन सीज थ्रू द रिपोर्ट। एस का मतलब है स्टेटस ऑफ द ऑडिटर। ये एम्प्लॉय हो सकता है बट ये एम्प्लॉय नहीं हो सकता। ई का मतलब है एग्जामिनेशन। ये एग्जामिन क्या करता है? ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ये क्या एग्जामिन करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड रिपोर्टिंग का मतलब है ये रिपोर्ट करेगा, जो एग्जामिन किया उसी में रिपोर्ट करेगा कि जो ऑपरेशंस इसने एग्जामिन करे उसमें क्या वीकनेस तो नहीं, वो इफेक्टिव तो है। एंड ये रिपोर्ट करेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या नहीं। तो यूजर में आ गए यूजर, स्टेटस, एग्जामिनेशन, रिपोर्टिंग एंड अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कौन करता है? ऑडिट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसको अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर्स यानी मेंबर्स। तो ये 5 पॉइंट्स आप कवर करके चल सकते हो। अब आ जाओ आर्टिकलशिप वाले पॉइंट पे। सर आर्टिकलशिप वाला पॉइंट क्या था? क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कई सारे एम्प्लॉइज छोड़ के चले जाते हैं, कंपनी छोड़ के चले जाते हैं? मैंने कहा सबको हो रहा है सर स्ट्रेस, वर्क लाइफ की बजी पड़ी है, वर्क लाइफ इम्बैलेंस। सो सारे बच्चे हो आर्टिकलशिप वाले पॉइंट्स फटाफट करते हैं। जॉब, स्ट्रेस, वर्क लाइफ इम्बैलेंस। मैंने कहा स्ट्रेस कौन क्रिएट करता है? हमारे सीनियर। अनबियरेबल बिहेवियर ऑफ द सीनियर स्टाफ। हो, कई सीनियर अच्छे भी होते हैं बट कई सारे नालायक भी होते हैं। फिर उसके बाद से सीनियर स्टाफ ने क्या किया? मैंने कहा कई बार तो सीनियर से डर भी लगता है, यानी सेफ्टी फैक्टर्स। तो ये 3 बातें आपने ध्यान रखनी है, स्ट्रेस एंड वर्क लाइफ इम्बैलेंस, अनबियरेबल बिहेवियर ऑफ द सीनियर स्टाफ। जी ना, हराम कर दिया हमारा। फिर उसके बाद सर क्या करेंगे? हम सेफ्टी फैक्टर्स की बात करेंगे। एंड आखिरी में इतना सब सहने के बाद भी
पैसा नहीं देते, पैसा नहीं देते हमका, यानी नो प्रमोशन, लो मॉनेटरी बेनिफिट, लैक ऑफ लेबर वेलफेयर स्कीम, सर कुछ भी नहीं है। तो 3 L ध्यान रखना, ए मेरे तो एल लग गए, एल एल एल। सर एल एल का क्या मतलब है? लिमिटेड प्रमोशन, लो मॉनेटरी बेनिफिट, लैक ऑफ लेबर वेलफेयर स्कीम। सो एस एस एस, एल एल एल, स्ट्रेस, सीनियर स्टाफ, सेफ्टी फैक्टर्स। एल 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 का मतलब है लिमिटेड प्रमोशन, लो मॉनेटरी बेनिफिट, लैक ऑफ लेबर वेलफेयर स्कीम्स। क्या ये पॉइंट्स क्लियर है? क्लियर है सर। आईसीआई में डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, मजा आ जाएगा स्टडी मटेरियल का। फिर सर इसके बाद हमने करे मरियल टॉपिक। सारे बच्चे बताओ मैनेजमेंट क्या होता है? सर मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस जिससे आप गोल्स को अचीव कर सकते हो एकदम इफेक्टिवली, एफिशिएंटली थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब मैनेजमेंट के 5 जनरल फंक्शन क्या थे? पॉज डीसी। पॉज डीसी का मतलब है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। पहले जो 4 फंक्शन है ये किसमें हेल्प करते हैं? टू क्रिएट एंड ग्रो द वेल्थ। सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग हेल्प्स यू टू क्रिएट एंड ग्रो द वेल्थ। कंट्रोल किसमें हेल्प करता है? इट हेल्प्स यू टू प्रिजर्व द स्टेक होल्डर्स वेल्थ। ठीक है सर। फिर इंटरनल ऑडिट की बात करो। इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन कहती है इट इज अ इंडिपेंडेंट अश्योरेंस। किसके ऊपर? इंटरनल कंट्रोल्स पे, ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस टू एनहेंस द गवर्नेंस एंड अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो जो डेफिनेशन स्टार्टिंग में कवर करी वही की वो यहां पे आपने लिख के चलनी है। अब इंटरनल ऑडिटर क्या करता है? सर इवेल्युएट करता है मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को, इंटरनल कंट्रोल्स को, ताकि वो रिकमेंड कर सके किस तरह से कंट्रोल्स को ठीक किया जाए। अब इसमें 3 चीजें ध्यान रखनी थी। सर क्या? सबसे पहले हेल्प करेगा इन डेवलपिंग द न्यू सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। दूसरी चीज, जो पुराने कमजोर हो गए हैं उनको मजबूत करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। सो ही विल आइडेंटिफाई द गैप्स, एरियाज ऑफ वीक कंट्रोल एंड देन इनका देखेगा रूट कॉज क्या है। जैसे ही रूट कॉज पता चलेगा ही विल सजेस्ट द मिटिगेटिंग स्टेप्स टू स्ट्रेंथन द कंट्रोल। सो आइडेंटिफाई द गैप्स, एरियाज ऑफ वीक कंट्रोल। उन वीक कंट्रोल का रूट कॉज देखा, रूट कॉज पे सजेस्ट किया मिटिगेटिंग स्टेप्स टू स्ट्रेंथन द कंट्रोल। ठीक है बॉस? ठीक है सर। देन द लास्ट टॉपिक वी कवर्ड वाज ऑडिट ट्रेल। मुझे बताओ ऑडिट ट्रेल में क्या होता है? सर ऑडिट ट्रेल में कुछ भी नहीं होता, आपको सीधा सीधा दिख जाता है कब क्या हुआ, किसने किया। कम ऑन, कब क्या हुआ, किसने किया। 11:00 एसके ने पीओ इनिशिएट किया। 11:05 यस पीपल, बीबी सर ने पीओ अप्रूव किया। 11:10 एक के भाई साहब इनवॉइस की एंट्री हुई। और 11:20 में क्या हुआ? मैंने कहा वलिम्बे सर ने कर दी पेमेंट। तो मैंने कहा आपको टाइम वाइज पता चल गया किसने क्या क्या एक्टिविटीज करी। इसको क्या कहते हैं? सर इसी को ऑडिट ट्रेल का नाम देते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट आपकी बुक में लिखा है, ऑडिट ट्रेल इज अ विजिबल ट्रेल ऑफ एविडेंस टू ट्रेस द इंफॉर्मेशन टू द ओरिजिनल सोर्स। यानी अगर मैं आपसे पूछूं पीओ किसने अप्रूव किया था? यस पीपल, बीबी सर ने। फिर आपको पता चल जाता है क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ चेंजेस। चेंजेस का मतलब है क्रिएटिंग द इंफॉर्मेशन, updating the information or deleting any data. You get to know who, when and what. Who did the change, when the change was made and what change was made. ये सब बातें समझ आ गई? आ गई सर। अब आ जाओ काम की बात करते हैं। ये क्वेश्चन May 24 एग्जाम में आया था, फोकस करना। To demonstrate that the audit trail feature was functional, it was operating and not disabled, आप क्या क्या लिस्ट ऑफ कंट्रोल देखोगे? तो मैंने कहा पहला पॉइंट तो यही है कि we will see that the audit trail feature has not been disabled and it is not deactivated. मुझे बताओ फीचर डिसेबल्ड और डीएक्टिवेटेड नहीं होना चाहिए। क्या डिसेबल्ड होनी चाहिए? एक्सेस टू द ट्रेल शुड बी डिसेबल्ड, रिस्ट्रिक्टेड। इसका आप लॉग मेंटेन करके चलो। वेरी गुड। मुझे बताओ जब बंदा एक्सेस करेगा तो क्या करेगा? सर चेंजेस करेगा। अगेन द चेंजेस शुड बी ऑथोराइज्ड, उसका भी लॉग मेंटेन होना चाहिए। अब पता कैसे चलेगा कौन चेंज कर रहा है? सर ये यूजर आईडी से पता चलेगा। तो यूजर आईडी के लिए हमने सीखा था हर ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल के पास यूजर आईडी होनी चाहिए और यहां पे शेयरिंग इज नॉट केयरिंग, शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट में मैंने क्या बोला था? बैकअप ले लो। पीरियोडिक बैकअप ऑफ द ट्रेल शुड बी टेकन एंड आर्काइव्ड एज पर द स्टैट्यूटरी पीरियड। फटाफट पांचों के पांचों पॉइंट्स रिवाइज कराओ। सर ऑडिट ट्रेल का जो फीचर है वो फंक्शनल होना चाहिए, ऑपरेट होना चाहिए, डिसेबल्ड नहीं होना चाहिए। क्या डिसेबल्ड होना चाहिए? एक्सेस टू द ट्रेल शुड बी डिसेबल्ड। और अगर कोई एक्सेस भी करता है तो वो उसका हम लॉग मेंटेन करेंगे, किसने एक्सेस किया और क्या किया। एक्सेस करके इंसान ने क्या किया? चेंजेस करे। अगेन द चेंजेस शुड बी ऑथोराइज्ड, उसका भी लॉग मेंटेन होना चाहिए। पता कैसे चलेगा चेंज क्रुशित ने किया, राज ने किया, यतिन ने किया, माही ने किया? सर हमारे पास यूजर आईडीज होती है, यूजर आईडी फॉर एवरी इंडिविजुअल एंड यूजर आईडी शुड नॉट बी शेयर्ड। एंड द लास्ट पॉइंट वाज
बैकअप। हम कहीं ना कहीं बैकअप लेंगे और उसको स्टोर करेंगे एज पर द स्टैट्यूटरी पीरियड। तो जो भी कंपनीज एक्ट के हिसाब से स्टैट्यूटरी पीरियड रहेगा, वी हैव टू स्टोर इट एज पर दैट। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। यहां हमारा पूरा का इंटरनल ऑडिट का चैप्टर गेट्स डन 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 डन, all the concepts done, all the techniques done, and all the questions done 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 done. Thank you so much everyone for joining for this revision. अगर अच्छी लगे तो do give it a like, कमेंट करके जरूर जाना अपना फीडबैक, because your appreciation is my motivation. See you all in the next revision. तब तक के लिए हमें राई ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते। Keep going all of you.